अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको सुनाएंगे कहानी इन्फेक्शन कंट्रोल की बनाम सरकार। आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज करवाने के लिए और हॉस्पिटल जगह है जहाँ पर इलाज मुआवजा होता है, जहाँ से आपको शफा मिलती है। अगर आपको वहीं से बीमारी मिल जाए तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और आजकल यूजुअली ऐसे ही हो रहा है कि हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर एनवायरनमेंट और वहाँ पर लोगों का जो रवैया है वो इस तरह का होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले जो पैरामेडिक्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं या शायद काम से थक चुके होते हैं या बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है कि वो हमें ठीक तरह केटर नहीं कर पाते। जो दुनिया में जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसके तहत पेशेंट को देखा जाए, पेशेंट को केटर किया जाए, उस तरह नहीं किया जाता हो। यहाँ पर हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक बेड पे तीन पेशेंट लेटे हुए हैं और एक पेशेंट जो उनसे है वो हेपेटाइटिस B का है, दूसरा C का है, तो तीसरा सर दर्द से आया है, तो तीनों इमरजेंसी में एक ही बेड पे लेटे हुए हैं। और ये हमने सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर ही देखा है ऐसा कुछ। उसके विजुअल्स भी आप चलते हुए देख रहे हैं कि एक बेड पे दो तीन पेशेंट लेटे हुए हैं, तो बीमारी का फैलने का खदशा बढ़ जाता है। फिर दूसरा बीमारी कैसे फैलती है कि आप एक पेशेंट के साथ 8 अटेंडेंट चले जाएं और 8 के 8 इमरजेंसी के अंदर चले जाएं। तो इमरजेंसी के अंदर जहां आप चले जा रहे हैं वहां अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं बीमारियों के सामने। और अगर वहाँ पर कोई ऐसा ख़तरनाक जरासीम है जो यूजुअली पीछे एक रिपोर्ट आई, वो भी रिपोर्ट अभी पूरी तरह मंजर आम पे नहीं आ सकी कि एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर का और उसके इलाके का कल्चर करवाया गया, तो पता चला यहाँ पर ऐसे वायरसेस और बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो सुपर बग हैं, यानी उन पर कोई भी हमारे यहाँ की मौजूदा एंटीबायोटिक या कोई भी जो एंटीवायरस या एंटी चीज़ें हैं वो उस पर असर नहीं करती। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, ये कंट्रोल कैसे होगा और ये चलेगा कब तक और इसको हम कैसे कर पाएंगे? हम क्या इसी तरह हॉस्पिटल से बीमारियां ले लेके घर जाते रहेंगे? इस पे आज बात करेंगे। इसे कहते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि खतरनाक बीमारी को फैलने से रोका कैसे जा सकता है। तो पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि हमें बताएं तो सही प्रॉब्लम क्या है। फिर आपको दोनों मिनिस्टर्स जो हेल्थ के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के, दोनों से बात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो ये काम कैसे कर रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं। YDA पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, हम इन्फेक्शन कंट्रोल पे आज बात कर रहे थे, तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप YDA के और यंग डॉक्टर्स जो हैं वो हर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्या मुश्किलात आती हैं आपको इन्फेक्शन को लेके? और आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप ऑपरेशन थिएटर्स में होते हैं, आप OPDs में होते हैं, वहाँ आप डिफरेंट किस्म के पेशेंट को डील करते हैं, उनसे मिलते हैं, एक्सपोज होते हैं। ये इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करते हैं आप लोग? पहले भट्ट साहब मुझे सवाल का जवाब तो दे। बताएं। इतने रूखे और इतने अहम टॉपिक पकड़ लिए, खैर है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ से परेशान था, अभी हम सफाई वरना आवाम की कौन बात करता है? आप कोई सियासत की बात करें, आप कोई टिकटॉकर्स की बात करें, आप कोई बात करें, आप पेशेंट्स की बात करें, इन्फेक्शन की बात करें। डॉक्टर साहब, ये मर रहे हैं लोग और हमें इस पे बात करनी चाहिए, और आप ही ने मुझे कहा था कि इस पे बात करो, मैं इसीलिए आ गया हूँ आपके। मुझे बताएं क्या हो क्या रहा? देखिए, जो इन्फेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एंटर होते हैं, अगर आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, तो आप हॉस्पिटल के अंदर एंटर होंगे तो वहाँ से लेके मरीज़ के पहुँचने तक आपको हर चीज़ स्टेलाइज मिलेगी, स्टेलाइज्ड होगा। इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग के अंदर। जी ठीक है। जबकि आप सर्विसेज में एंटर हुए हैं, आपको कुत्ते भी मिले होंगे, कुत्ते भी बिल्लियाँ भी मिले होंगे, गधे घोड़े सारे मिले होंगे, सब चीज़ें ऐसी। आप वार्ड्स में चले जाएँ, ठीक है, वहाँ उसकी फ्यूमिगेशन कब हुई है, उसकी स्टीलाइजेशन कब हुई है, ये भी छोड़ें। यहाँ तो ये हालात हैं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी स्टीलाइजेशन, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये नहीं कि पूरे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो ये इंश्योर करने के लिए बने हुए हैं कि जब तक पेशेंट को जो सिरिंज लग रही है, पेशेंट को जो वो दे रहे हैं, क्या उसका नाम है, जो चादर दे रहे हैं, पेशेंट को जो बेड दे रहे हैं, क्या वो स्टीलाइजेशन है? लेकिन चले मेरे साथ वार्डों में जाके देखें, क्या आपको एक भी चीज़ आपको साफ़ सुथरी मिलेगी? अगर आप, मैं कहता हूँ कि हमारे वार्डों का, मैं गारंटी देता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को, तमाम गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ, आप सहाफ़ी तमाम हॉस्पिटल के, सिर्फ सर्विसेज का नहीं, तमाम हॉस्पिटल्स के आप उनका कल्चर करा लें, आप वार्डों के कल्चर करा लें, आप इनके ऑपरेशन थिएटर को के कल्चर्स करा लें। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस मिलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। और उसी इन्वायरमेंट के अंदर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट के अंदर उस पेशेंट का वो हो रहा है, क्या उसका नाम है, ऑपरेट हो रहा है। कभी डॉक्टर्स को इस तरह बीमारी इन्फेक्शन लगी है? बहुत लगती है। जो आप देखें कि जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी पेंडेमिक्स होती है, सबसे ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही होती है। पेंडेमिक के अलावा जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, क्योंकि अभी मुझे अभी पता चला कि ये जो वो देखें डॉक्टर साहब, अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं, कुत्ते वहाँ पर भी फिर रहे हैं। वो कुत्ते घुमा के दिखा देना जरा कुत्ते वो देख रहे हैं। वाह वाह वाह, आवारा कुत्ते हैं और हम सर्विस हॉस्पिटल की बैक साइड पे खड़े हैं। बट सब ये इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट के कुत्ते मैं बड़ा हैरान हूँ कुत्ते। ठीक है,
तो यहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है। जी अब देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कि है। तमाम हर हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ उनसे पूछें कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल जो वो यूनिट है वो क्या है, विजिट करें उनको, देखें वो क्या कर रहे हैं, जहाँ चादरें वो स्टीलाइज की जा रही हैं, जहाँ इंस्ट्रूमेंट स्टीलाइज किए जा रहे हैं, उनका सिस्टम क्या है, ठीक है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है। दूसरी अगर आपको एक चीज़ बात बताऊँ कि जितने पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर, मैं तो ज़्यादा पंजाब की बात करूँगा, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान यही हाल है, सिर्फ स्पेसिफिकली पंजाब नहीं, हम सब के सब लोग हेल्थ को और एजुकेशन को नेग्लेक्ट करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। हम लोग एजुकेशन से भी जान छुड़ाना अभी चाहते जो आपकी हैं, हम departments हेल्थ को भी से भी जान जो छुड़ाना। डिपार्टमेंट्स हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के डिपार्टमेंट जो हैं, वो क्या करते हैं? मतलब यहाँ पर अगर सर्विसेज की बात करूँ, यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट करता क्या है इस हॉस्पिटल के अंदर, उसका काम क्या है? मैं देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल की मुख्तलिफ लेवल है। अगर आपने इन्वायरमेंट, अगर आप वार्ड के अंदर है, इसको हेड कौन करता है इन्फेक्शन कंट्रोल को? देखिए जो हॉस्पिटल लेवल के ऊपर है वो तो एक एएमएस हेड करेगा, उसके नीचे वो अलग एएमएस है? अलग एएमएस है या कोई भी उसका वो आपके पास सर्विसेज में है? बिल्कुल है। एमएस की डिस्क्रिप्शन है, वो किसी भी शख्स को इन्फेक्शन कंट्रोल का हेड बना दे। ठीक है, इशू ये नहीं, ठीक है। इशू ये है कि हम किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं करते, हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट की जनरल प्रैक्टिस क्या है। बहुत ठीक है। बुरी है। अगर आप देखें कि हम इनसे बात करें कि आप के इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, तो ये लंबी चौड़ी किताबें आपके सामने रखते हैं। हाँ जी। ये आपको बताएंगे कि हम अमेरिकन लेवल के ऊपर ये कर रहे हैं, अब हम यूरोपियन स्टैंडर्ड का ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और सर लेकिन जैसे आप ग्राउंड के ऊपर आएंगे कुछ भी नहीं। और रियलिटी देखेंगे, वार्ड्स में जाके देखेंगे, तो आपको देखेंगे वही खून चादरें मिलेंगी, आपको टूटे फूटे बेड मिलेंगे, आपको जो मरीज़ है, एक मरीज़ के साथ, मुझे एक बात बताएं, जब एक मरीज़ के साथ दूसरा मरीज़ लेट गया तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। बिल्कुल हो गया। आप जाएं इमरजेंसी के अंदर, क्या एक बेड के ऊपर बट सब 3-3 लोग नहीं है? लेटे हुए हैं। तो जो 3-3 लोग हैं 3 डिफरेंट बीमारियों के साथ, तो आप वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या बात करते हैं? तो आपकी आंखों के सामने ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो कि रही है। आप एक मरीज को एक बेड नहीं दे सकते, एक बेड नहीं दे पा रहे, तो आप इमेजिन करें, हम यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। एक टीबी का मरीज़ है, एक हेपेटाइटिस का मरीज़ है, एक के सर में दर्द है, एक को फालिज का अटैक है, तीनों हमने इकट्ठे लटाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अभी डायलिसिस मशीनों की बहुत ज़्यादा, हर बंदा गुर्दे के प्रॉब्लम में मुब्तला है, हर बंदे को गुर्दे का इशू है। वो जब डायलिसिस के ऊपर कितने सारे पेशेंट को एड्स लग गई है। छोटी बच्ची को मैंने पता किया, वो छोटी बच्ची भी एड्स में मुब्तला हुई, क्योंकि वो जिस मशीन के थ्रू ब्लड उसका क्लीन हुआ किसी बंदे का, वो एड्स में था, और उसको जब यूज़ हो गया तो वो उस बच्ची तक भी आ गया। देखिए इसकी पूरी थैलेसीमिया की एक बच्ची थी वो। अच्छा, इसकी आपकी ना पूरी इन्वेस्टिगेशन वो हुई है, और मैं वैसे उस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बड़ा कम चांसेस है कि डायलिसिस की मशीन से शिफ्ट हो इन्फेक्शन। देखें जो डायलिसिस का रेगुलर डायलिसिस का पेशेंट होता है ना, वो अपने टेस्ट करवा रहा होता है बाहर से, वो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत बड़ा सोर्स है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ हो रही है, इसका भी पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं। फिर जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जिससे लिया जा रहा है उसके पूरे टेस्ट होने चाहिए, जिसको दिया जा रहा है उसके पूरे टेस्ट होने चाहिए। हम इसमें लापरवाहियां करते हैं, लापरवाही से हुआ ये लापरवाही से हुआ, लेकिन कानून है, लेकिन लापरवाही से हुआ। हर चीज कानून, किताबें भरी पड़ी हैं, हर चीज़ की किताबें भरी पड़ी हैं। देखिए अब मैं एक मिसाल देता हूँ, आप गरीब पेशेंट है, हाँ। आप मेरे पास आते हैं, आपको ब्लड 77, आप देखें कि इस तरह की चीज़ों के अंदर गरीब लोग जी ऐसे, जी डॉक्टर साहब ऐसे। अब गरीब पेशेंट है, वो मेरे पास आता है, वो कहता है मैं उसको लिस्ट करा देता हूँ, ये टेस्ट करा के आप ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लो। वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप में लिख दिए वो ही नहीं कराएगा। अगर वो बाहर टेस्ट करवा लेगा, वो उसमें से 4 टेस्ट लिख दिए, 2 छोड़ देगा, 2 करवा लेगा, 2 की जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लेगा। और उसने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की है उसने उसके टेस्ट करवाए या नहीं करवाए। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं। अब देखिए कि हर तो इस तरह तो डॉक्टर साहब हम बीमारी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि कई औरतें जो सी हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में, जिनका ये होता है सिजेरियन होता है या बच्चे का कुछ होता है, तो वो वहाँ से हेपेटाइटिस लेके घर आ जाती हैं। देखिए ये चीज़ें तो हो रही है ना। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स को हेपेटाइटिस लग रहा है। अगर जो इन्फेक्टेड सिंजेस हैं उससे डॉक्टर्स हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, क्या उसका नाम है, हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस लेके जा रहे हैं। आपकी बुक्स भरी हुई हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की। यूरोप और अमेरिका के अंदर वर्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम तो अभी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, सारे के सारे पेशेंट के साथ आ जाते हैं और हम सारी बीमारियां लेके घर चले जाते हैं। देखिए जब तक आप हेल्थ को ना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और डॉक्टर जो इनके टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी बातों की इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो उस वक्त तक ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। ये सिस्टम मैनेजमेंट से बेहतर नहीं होगा। इस सिस्टम के अंदर जो हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है जी, आपके पास एक सिरिंज अवेलेबल नहीं है उस डॉक्टर के हाथ में, तो आपका इलाज नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, नर्स अवेलेबल है, सब एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो नहीं आपका इलाज नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि मैंने देखा है, आपसे मैं बात करने से पहले आप ही से मैं पूछ रहा था कि जिस तरह सिरिंज है उसको खोला जाता है, अब अस्पताल की फ्यूमिगेशन नहीं की गई, उसके अंदर उसकी इन्वायरमेंट में वो है जरासीम है और वो सिरिंज निकाली गई और वो सिरिंज उस बोतल में डाल दी गई है, तो वो जर्म तो इन्फेक्शन तो फिर चला गया। देखिए जब बोतल खोलेंगे तो वो भी स्टीलाइज्ड है, कानून के मुताबिक वो ऑलरेडी स्टीलाइज्ड है। अगर आप सिंज लेंगे तो वो भी स्टीलाइज्ड है। अगर वो दोबारा वो पैकिंग करके वो दोबारा वो जेली नहीं मिली, कैसे नहीं रिसाइकल की गई। अच्छा, जो एनवायरनमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल का वो भी डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें प्रोटोकॉल के मुताबिक दो हो गया, लेकिन अस्पताल का एनवायरनमेंट जो उसकी पैरामेडिक उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि उसे ग्लव्स पहने होने चाहिए प्रॉपर। जब वो इंजेक्शन लगे तो वो उसे एक वो क्या उसका नाम है अल्कोहल से उसे स्टीलाइज करें। ये सब चीज़ें हैं। इससे अगर ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सारे प्रोटोकॉल्स हैं और उन्हें पता है। प्रॉब्लम ये है लेकिन वो नहीं करते करते भी हैं अवेलेबल है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, मैंने देखा सिरिंज लगाते हुए वो सुई को उंगली लगा देते हैं। ये गलत है। अगर सुई को उंगली लग गई तो आप वो तो इन्फेक्टेड हो गई। इन्फेक्टेड हो गई तो आपने उसको चेंज करना है, आप उतारें दूसरी सुई लगा लें। आपने जहाँ अगर सिरिंज लगानी है तो उसे वो अल्कोहल पैड से वो क्या उसका नाम है डिसइंफेक्ट करें। दूसरी चीज़ एक और चीज़ है, मसला ये नहीं है। मसला ये कि जब एक नर्स एमरजेंसी में जाएगी और वो पूरी एमरजेंसी के अंदर 1000 पेशेंट्स को वो 4 घंटे में देखेगी, उसने सबको इंजेक्शन लगाने हैं, तो कितने के प्रोटोकॉल्स आप करेंगे? ओहो, आप कितनों को ग्लव्स चेंज करेंगे? आप जल्दबाजी के अंदर ह्यूमन एरर्स हो जाते की जो है सिचुएशन वो क्रिएट कर ले। हाँ। आपको एक प्रॉपर तरीके से देखिए, अगर मैं आपको अमूमन एक बात कहता होता हूँ कि अगर आपने पेशेंट का भला करना है ना, तो पेशेंट के भले के लिए आपको डॉक्टर का और सिस्टम का भला करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक है। ये ना समझिए कि अगर डॉक्टर को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो डॉक्टर को कर रहे हैं, पेशेंट को कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल शेर की नज़र से देखें, लेकिन आप सोने का नवाला खिलाएं हेल्थ सिस्टम को। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा तो माइंडसेट बनाए, इसको भी बेच दो, हेल्थ सिस्टम को भी बेच दो और प्राइवेटाइजेशन कर दो। प्राइवेटाइजेशन में फिर नुकसान ये होगा कि पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं, फिर मुझे एक बात बताएं, जिस सिस्टम के अंदर बिजनेस घुसेगा, जिस सिस्टम के अंदर लेन देन घुसेगा, उसके अंदर इंसानियत रह सकती है। अभी 100 मसाइल हैं, तो जब इस सिस्टम के अंदर बिजनेस घुसेगा तो फिर आप देखें कि अवाम के साथ क्या होगा। अल्लाह खैर करे। डॉक्टर साहब, हेल्थ सिस्टम आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आतिफ की आपने बात सुन ली, यंग डॉक्टर हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के पैटर्न चीफ भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। हम अगर एक पेशेंट को एक बंदे ने पेशेंट देखने हैं एक दिन में 2000 या 1000, तो वो किस तरह ग्लव्स पहनेगा, किस तरह चीज़ें करेगा। हालांकि ये प्रोसीजर, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। देखिए, अगर उसके हाथ गंदे हैं, उसके हाथ पे जर्म्स लगे हुए हैं, उसने किसी तरह वो टीके की नीडल को छू दिया है जो आपकी ड्रिप के अंदर जिसमें टीका डलने जा रहा है, तो वो इन्फेक्शस हो चुकी हुई है। वहाँ पर आपको जर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे और आपके ब्लड में चले जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता। और कई दफ़ा खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि जान जाने का खतरा भी हो सकता है और ये चीज़ जानलेवा भी हो सकती है पेशेंट के लिए। जब इतना सारा कुछ हो रहा है और इस चीज़ को रोका नहीं जा रहा या रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, तो ये जानने के लिए हम ख्वाजा सलमान रफ़ीक के पास गए हैं जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वज़ीर हैं। उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो सूबाई वज़ीर हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर। एक वो आपने मुझे कहा कि आप काम कर रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल पे, और मैं जब उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हुआ तो मैंने थोड़ा सा अंदर डीप जाके देखा, तो इन्फेक्शन कंट्रोल तो सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए इस वक्त पंजाब के अंदर, कि जब हम बीमारी को फैला रहे हैं खुद, तो हम उसका इलाज कैसे कर पाएंगे। हॉस्पिटल्स में हालात बड़े ख़राब हैं, एक बेड पे 3-3 लोग हैं, तो वो वहाँ पर इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल हो पाएगी। और क्या डिपार्टमेंट जो उनसे हैं वो डिपार्टमेंट भी बेसुध हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं, हम इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करें। ज़ुबैर भाई, जो इन्फेक्शन है ये पूरी दुनिया का इशू है और दुनिया के बेशतर ममालिक ने इस पर कंट्रोल किया, इसको मैनेज किया है। एक तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि आबादी का जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और पर कैपिटा और ग्रोथ भी उनकी हमसे बहुत बेहतर है, तो वो ज़ाहिर है वो अस्पताल भी उनके पास काफ़ी अवेलेबल है। और जो हमारी आबादी की रेशो है एलिमेंट की, बीमारी की, वो बहुत ज़्यादा है और फिर क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शन पे हमने ना पिछले दौर में अपना काम शुरू किया था और ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का। मैं पंजाब की नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और ये हर सूबा बहुत बेहतर हमसे काम कर रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ऐसा शुबा है जिस पे मिनिस्टर लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे
और गवर्नमेंट लेवल पे गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी ठीक है। और मैं आपको सब बताना चाहूँगा कि शहबाज साहब के दौर में दोनों जो महकमे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, ख्वाजा इमरान साहब का और जो मेरा था स्पेशलाइज हेल्थ केयर, हमने इस पर काफ़ी काम किया था। इसमें एजुकेशन की थी, हेड ड्रेस तक गए थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमने देखा था, जो वन टाइम जो सिरिंज डिस्पोज होती है उसको देखा था, और इस पर पॉम्फलेट काफ़ी इस पर हमें काम किया था। लेकिन वो जितना भी हम करें कम, पहली बात है ये कम है जी ठीक है। क्योंकि जो हमारी आदात हैं एज ए मादरत के साथ माशा कहना चाहता हूँ, उसमें बाज़ कदम SOP पे अमल नहीं करते, और जब तक आप SOP पे अमल नहीं करेंगे आप ख़राबी होगी। मेरे जहन में ये बात एकदम कैसे आई, मैं ज़ाहिर है कि 8-9 माह से काम कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे वज़ीर साहबा की जो डायरेक्शंस हैं और जो अपने तौर पे हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा मैं इस पर हल्का हल्का काम कर रहा था। तेज़ी क्यों हुई? मैं एक हस्पताल के ICU में गया तो वहाँ पे एक 9 साल की बच्ची थी जोएब भाई, और वो बच्ची मंडी बहाउद्दीन से आई थी, वो सस्ती बच्ची थी, मेरी अपनी बेटी के ऊपर 9 साल है। तो मैं उसके बाद रुक गया कि 9 साल की बच्ची ICU में और वेंटिलेटर पे, तो पता लगा उसको ना ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी है और उसका बचना मुश्किल है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने जोएब भाई हर दूसरे तीसरे उस बच्ची के पास जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं गया तो पता लगा कि वेंट इंशाल्लाह उतर जाएगा। फिर मैं 2 दिन बाद गया तो बच्ची आखिरी वक्त में थी, और उसकी जो सांस थी ना सीने की, वो इस तरह चल रही थी। 9 साल की बच्ची की डेथ हो गई। तो मैंने इस पर सोचा, मैं कहा यार जो अस्पतालों में हज़ारों लोग आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स नर्सिस मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप देखें अपनी गलतियों को और गैप्स को नहीं मानेंगे ना, सिस्टम कभी बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने फिर उस पर हेल्थ केयर कमीशन से बहुत डिटेल मीटिंग्स की। अजमत साहब और हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, जो मेरे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, पूरी हमारी टीम है जिस पर काम कर रही है। और हेल्थ केयर कमीशन के साकिब साहब से हमने मीटिंग की, हमने डिटेल की कि इंडिकेटर्स कितने, हेल्थ केयर कमीशन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर PKLI को भी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल मिल गया है। हमने फिर सारे VCs और प्रिंसिपल्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बुलाए, हमने स्कोरिंग दिखाई जो हेल्थ केयर कमीशन की एक थी। स्कोरिंग जो थी वो इत्मीनान बख्श नहीं थी। ठीक है, हमने उनको अब टारगेट दिया। देखें 161 इंडिकेटर्स हैं हेल्थ केयर कमीशन के। अच्छा, सेंसिटिव जगह कौन कौन सी हैं? ICU वैसे जहाँ वेंट आपको है, आपका इमरजेंसी, आपका ऑपरेशन थिएटर, या जहाँ पे आपका डायलिसिस होना है, नश्तर का वाक़या आपके सामने है। सो गुजारिश ये है कि अब हमने टारगेट दिया उनको 90 दिन के। 161 में से 50 ऐसे क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ केयर कमीशन ने उनको सेग्रीगेट किया है। पहले स्टेप पे वो 50 करने 90 दिन में, आहिस्ता आहिस्ता हमने सारे की तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ये बात की ऑपरेशन थिएटर की, इमरजेंसी की। अभी मैं की बात कर रहा हूँ, जो हमें रीवैम्प किए हैं, हॉस्पिटल्स रीवैम्प किए हैं। बल्कि हॉस्पिटल मैंने देखा कि उन्होंने जो वॉल्स लगाई हैं ऑपरेशन थिएटर की, वो भी रेजिस्टेंट हैं, वो बैक्टीरिया या जर्म्स जो भी आते हैं उसको वो वहीं पे किल कर देती हैं। वो बड़ी जदीद है। हमने क्या हॉस्पिटल्स में लगाई हैं इस तरह ऑपरेशन थिएटर की? जो आप जिन दीवार की वॉल्स की बात कर रहे हैं, शीट्स की ना, वो अब जितने भी नए थिएटर बन रहे हैं ना, उसमें सारी वो नीचे जो शीट है ना, वो शीट वही है, और बैक्टीरिया और वायरस नहीं, दीवारों पे भी वही कर रहे हैं। अब जितनी नई आपकी टेक्नोलॉजी हमारे इन अस्पतालों में देखेंगे, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, SOP हर जगह मौजूद है। आप देखें, आप हर अस्पताल में आपको येलो रूम मिलेगा, सेग्रीगेशन मिलेगी, जो कंपनीज मिलेंगी जो उसको इंस्टॉलेट करती हैं। आज से 15-20 साल में तो इंस्टॉलेशन का भी कोई हालात नहीं थे। अब हमें हर अस्पताल को पता है कि इतना kg आ रहा है, वेस्ट है, ये हैजर्डस है, ये फ्लां इंसिनेटर पे जा रहा है, लेकिन चीज़ों में अभी भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत बाकी है। अब जो SOP है, हॉस्पिटल्स को भी देख रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल को भी रेगुलेट करती है हेल्थ केयर कमीशन। मैं चूँकि सब पब्लिक सेक्टर को देखता हूँ, जो सरकारी अस्पताल है, जो मेरे स्पेशलाइज के हैं, मैं उनको देखता हूँ। ठीक है। अब उसमें अगली बात यह है कि अमला जो है ना, अमले की तरबियत भी करवाई जाती है। जी ठीक है। और अमला पता भी अल्लाह, लेकिन किसी ना किसी जगह गैप तो आता है। जी आता है। और हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें अपने अमले को मजीद इंप्रूव करना, थर्ड पार्टी वैलिडेशन लेके ये वैलिडेशन के अलावा वैलिडेशन अब कैसे करेंगे? अब इनको ट्रेनिंग कौन देगा? क्योंकि आपका अमला जो सा है वो वहाँ पर नेग्लिजेंस होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो प्रोफेसर हैं वो इनको ट्रेन करेंगे, जो हर अस्पताल में मौजूद हैं। हेल्थ केयर कमीशन इनको बार बार कर चुका है ट्रेन। अच्छा भाई, सवाल इसमें ये है कि आपका सारा अमला वहाँ मौजूद है, इन्फेक्शन कंट्रोल आज भी है, हर हॉस्पिटल में है, तो ये कर क्यों नहीं पाते? मुझे जो उन्होंने रीज़न बताया, मैंने पूछा डॉक्टर से, उसने कहा कि हमारे पास 10,000 पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी के अंदर, और वो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो उसके लिए पूरा ही नहीं है, वो सफिशेंट ही नहीं है। वो हर बार वो सुई के पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, और वो टीका चेंज करेगा। जो है भाई, एक पहलू है, एक ये बात दुरुस्त है उनकी कि 4-5 साल नौकरियाँ बंद रही, और मेरी समझ से बारह क्यों बंद रही। हमने आते ही उसका बैन उठाया है। 1,000 डॉक्टर ने भर्ती किए हैं, 3,000 नर्सिस भर्ती किए हैं। ये 1,000 और 3,000 जो है जनवरी में सिस्टम में इंडक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। 1200 कंसल्टेंट्स हमने हायर किए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ हम लेकिन करेंगे NTS के जरिए, या प्रॉपर एक कंपेटिटिव जो प्रोसेस है, ताकि उसमें सिफारिश कल्चर हो। पैरामेडिक देखिए 3 इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक। जब आप लोगों को मेरिट पे लाएंगे और बेहतर लोग लाएंगे ना, तो ये चीज़ें पहली बात कम होगी। दूसरा,
देखिए ट्रेनिंग सबकी हो चुकी है, सबके इल्म में है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कहें तो बाज़ जगह पे सुस्ती और काहली भी है। जी बिल्कुल ठीक हम है। कहें कि नहीं है तो वो है तो जजा के साथ सजा का एक देखें कैंडिडेट एक के साथ 10 आ रहे हैं, एक तो वो भी कहना पड़ेगा कि एक के साथ एक आए, वो आके जब अस्पतालों से लड़ते हैं तो वो भी ना बना सकते, बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। आपको आहिस्ता आहिस्ता वन पेशेंट वन अटेंडेंट में जाना पड़ेगा, एक तो इन्फेक्शन का उस पर असर पड़ेगा, दूसरा जो SOPs मौजूद है हेल्थ केयर कमीशन की वो हम पे फ़र्ज़ है करना। अगर हम उस फ़र्ज़ में कोताही कर रहे हैं तो फिर वो जुर्माना गफलत है। मैं एग्री करता सो उसको ना आपको एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, उसमें 2 सिस्टम होंगे, एक तो हेल्थ केयर कमीशन, अगर आज हेल्थ केयर कमीशन आके अस्पताल को चेक करे ना तो बहुत सी खबरें निकलेंगी। मैं खुद चला जाऊं तो निकलेंगे ना जोहेब भाई। बड़े हॉस्पिटल में कुत्ता बिल्ली मैंने मीटिंग में यही कहा उनको, मैं कहा देखिए मेरी बात सुने, एक ऐसा वक्त है जिसमें चीफ मिनिस्टर काम करना चाहता है, मैं चले बहुत एक आम आदमी सही, लेकिन कम से कम हम सब ऑनेस्ट लोग तो बैठे हैं ना, अगर आज भी हम ना कर सके तो कब? मैं ये ऑनेस्टी से बता रहा हूं, कल कभी नहीं आनी, कौमों की तारीख में कल कभी नहीं आएगी, आज होती है, कल नहीं होता। ऐसे ही है। कल तो मुस्तकबिल है, पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, आज हूँ तो मैं क्यों नहीं, क्यों बाद उन लोगों के लिए मैं चीज़ें छोड़ूँ, आज करूँगा मैं। पेट्स जानवर कुत्ता बिल्ली तो ये Emergency सारे में फिर जो इश्यूज है ना अस्पतालों हाँ। के, इसको हमने इस पर ना एक पूरे एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी, टारगेट्स दिए 90 डेज सजा के। कब देंगे? मैं आपको पहले टारगेट बता दूं, मुझे आपके टारगेट्स आपने मुझे बताएं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आप सजा कब देंगे? आप इस वक्त सबको देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड करके मैं आपको इसलिए बताता पूछ रहा हूं। हूँ। एक तो ना KPIs पहली दफ़ा बने हैं डिपार्टमेंट में, और इसमें मैं समझता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ को क्रेडिट दूंगा, चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन। KPIs क्या हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और उसमें सिर्फ एक जो ऑनरेबल बंदा है उसको रखा गया, विच इज HOD, अच्छा ठीक हेड ऑफ है। डिपार्टमेंट। जी, ठीक लेकिन है। जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है ना 2 या 3 वार्ड्स का या 1 वार्ड का, वो अपनी ड्यूटी पूरी 8 घंटे करेगा ना, और उसके नीचे जितनी नर्सेज हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, SR है, सेंट्री वर्कर है, थिएटर है, वार्ड है, ICU है, ये सारी जिम्मेदारी HOD की है। HOD की जो KPIs है ना वो उसमें एंट्री होगी उस चीज़ की, उस KPIs की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खुशी और नाखुशी की जाए, यानी कि सजा भी HOD को मिलेगी। HOD जिम्मेदार है। जो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, HODs, लेकिन हम सबको अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक और है। मैं हमेशा अपने कुलीग्स को कहता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, TOR को छोड़ दें और ड्यूटी को छोड़ दें, हर वो काम जो बेहतरी हो सकती हो ना वो ड्यूटी है। बिल्कुल ठीक है। और ये और इसकी कोई लिमिट नहीं है बेहतर काम। और ये अब सजा मिलेगी, मैं सजा पे इसलिए जोर दे रहा हूँ। अभी आप मुझसे इसलिए ना कलवाएं कि मैं आपको पता है कि मैं आपको टारगेट नेग्लिजेंस होती है, आपने खुद ही कहा कि नहीं जो करते। 50 इंडिकेटर्स हैं वो 90 डेज में नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उससे पूछगिछ होगी, बासपुरस होगी। उसके बाद इसको ले जाना हमने इन्फेक्शन कंट्रोल पे ही है। देखिए PKLI एक अस्पताल हमारे सामने है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का उसको मिला, आपको पता है साउथ एशिया का पहला सरकारी अस्पताल है, जनूबी एशिया का। जी ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्रोटोकॉल्स पे अमल किया, उन्होंने SOP पे अमल किया, इन्फेक्शन उन्होंने कंट्रोल की। जी ऐसे ही है। PKLI का जो सिस्टम है ना, हमें अपने MSs को और जो इन्फेक्शियस के लोग हैं ना कमेटी के, उनको भी मैं सोच रहा हूँ कि उनको वहाँ पे आहिस्ता ट्रेनिंग कराऊँ, ताकि उनका जो VN है ना और एक्सपोजर उस लेवल पर हो। राशिक इशू जरूर है, ये बिल्कुल ठीक डॉक्टर नर्स कह रहे हैं, लेकिन उसको हमने मीडिया के जरिए, आपके प्रोग्रामों के जरिए लोगों को भी कहेंगे कि आप जब तशरीफ लाते हैं इसी से शुरू करो, एक के साथ एक अटेंडेंट करें, एक के साथ 10 लोग आएंगे। पता है लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाईजान आपका जो वहाँ स्टाफ होता है ना, कहता है ए लेके आओ, ए लेके आओ, ओ लेके आओ। जब आप ये ए लेके आओ, ओ लेके आओ छड़ लगा था। अच्छा मैं इधर क्यों आने लगा था? मेरे पे खुद बीत चुकी है। मैं खुद अंदरून शहर का हूँ, अस्पतालों में जाता हूँ बचपन में। मुझे उस वक्त तो नहीं पता था कि मैं अल्लाह ताला मुझ पर एहसान करेंगे, परवरदिगार इस मैट बार में ले आएंगे। ये इशू है, उसमें एटीट्यूड भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। उसमें जो अमला अगर कहीं स्पेयर है उसको भी पूरा करना पड़ेगा, जो सीटें खाली हैं उनको भी पूरा करना पड़ेगा। जो लोग अस्पतालों से निकल के मुख्तलिफ ड्यूटीज पे थे ना, वो हमने 3 माह पहले सब कैंसिल करके वापस भेज दिया। बहुत और बाकी भेज रहे हैं। और दवाइयाँ मिलेंगी कि ये ना 2 टेंडेंट पता क्यों आते हैं? मैं आपको ये बता दूं, आवाम की तरफ से उन्होंने कहा जी इसलिए जाते हैं इकनू पे भेज देते हैं दवाई टीका। अच्छा यार 2 भी हो जाए भाई, लेकिन 10 तो मुनासिब नहीं है ना। 10 थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन थोड़े नहीं काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब मुझे अब देखें वॉशरूम है, वो 1200 बेड का एक हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे 20 हज़ार बंदा आ रहा है, उस वॉशरूम को जितनी मर्जी कोशिश कर लें यार, आप साफ कैसे करें? कर सकते चलें, आपकी ये जंग है इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर, हम आपके साथ हैं और इस पे मुसलसल आपके साथ काम करते रहेंगे। ज़ोहेब भाई मेरा मतलब फिक्स है यहाँ पे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंदर तो प्रॉब्लम्स जो भी हैं और जो जिहाद वो करने जा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि इसको रोका जाए और चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन अब बात आ जाती है एप्टीट्यूड की, उस पर काम करना आप लोगों ने, और इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के अंदर, वो चल के ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से पूछते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बट साहब भाईजान, हम ये इन्फेक्शन कंट्रोल पे थोड़ा सा देखने के लिए निकले थे। एक तो वेस्ट मैनेजमेंट होती है ना हॉस्पिटल की या DHQ आपकी, क्योंकि आप प्राइमरी सेकेंडरी से हैं, तो DHQ वेस्ट मैनेजमेंट है, वो हमें काफ़ी थोड़ा सा उसका अंदाज़ा है। एक इन्फेक्शन जो फैलती है वो पैरामेडिकल स्टाफ की मेरे ख्याल से SOP को फॉलो ना करने की वजह से फैलती है, उसको कैसे किएगा आप? बिस्मिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बट साहब आपका शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा और हसास टॉपिक है जिसकी तरफ शायद इतनी तवज्जो जो है वो ओवरऑल नहीं दी जाती। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जब बना था, क्योंकि मैं इसका पहला मिनिस्टर होने का एजाज़ मुझे हासिल है, तो उस वक्त ही हमने टॉक्सिक वेस्ट पे और इन्फेक्शन पे काम स्टार्ट कर दिया। जी ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट में इसके लिए बाकायदा तौर पे एक डिपार्टमेंट जो है इस्टेब्लिश किया गया है, जिसको हाइपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर किया गया है। वो इन्फेक्शियस डिजीज़ और उस वेस्ट दोनों पे काम करता है। तो हमने उस पर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच अपनाई। हमने ना सिर्फ अपने हॉस्पिटल्स में जो SOPs हैं उनको फॉलो करने की बात की, उसके साथ साथ हमने जो मसलन जो पार्लर्स हैं, जो आपके बार्बर शॉप्स हैं, जेल्स हैं, हम हर तरीके से स्क्रीनिंग पर भी गए और तमाम हिफाजती इक़दाम तक भी गए। और मुझे याद है कि हम इस हद तक चले गए थे कि हमने जो बार्बर्स को जो किट्स होती हैं, हमने कहा था कि वो भी हम आपको देंगे क्योंकि आप जो किट्स यूज़ करते हैं उनसे जर्म्स के फैलने का अंदेशा होता है। तो इसी तरह से जब हमारी गवर्नमेंट चली गई तो आपको पता है बाद दफ़ा होता ही है कि जब पीछे से कोई पुश करने वाला ना हो तो लोग तमाम सबक भूल जाया करते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे जाने के बाद ये प्रोग्राम जो है वो अमली तौर पे कागज़ों में बंद हो गया और ना कभी इसकी कोई मीटिंग हुई और लोग आहिस्ता आहिस्ता उस लेसन से बाहर निकलते गए। तो अब जब हम दोबारा वापस आए हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने चार्ज लिया, और उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने, मैं उनका खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि जब वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने आके दोबारा इसकी रिवाइवल पे बात की। जी ऐसे ही। तो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो हमने आकर इसको दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह उठाया है और हमने तमाम SOPs के लिए दोबारा से इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि तमाम लोग जो हैं ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। तमाम लोग जो है स्टीरिलाइजेशन जो इंस्ट्रूमेंट्स की होती है, चाहे वो ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पेशेंट्स के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको 100% स्टीरिलाइज जो है वो किया जाएगा। जिनकी मशीनरी ख़राब थी उनको हमने कहा कि अपनी मशीनरी का हम एक सर्टिफिकेट दें कि आपकी मशीनरी ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि अगर आपका स्टीरिलाइज़र ख़राब होगा तो आप किस तरह से उसको कर सकेंगे। तो वो तमाम मैयर्स जो हैं जो शायद ख्वाब होना शुरू हो गए थे उनको हमने दोबारा से स्टार्ट किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ मुश्किल कहाँ पे आई आपको इस सारे? मुश्किल देखिए, मुश्किल हमें आती है ह्यूमन एटीट्यूड के ऊपर कि जब आप बार बार कहें, अब ज़ोहेब भट्ट साहब मुझे बार बार कहें कि ख्वाजा इमरान साहब आपने ये काम नहीं करना या इस काम को ऐसे करना है, और आप जब थोड़ी देर के लिए बाहर जाएँ तो मैं फिर दोबारा से वही काम शुरू कर दूँ, तो कुछ थोड़ी सी हमारे लोगों की आदत भी ऐसी है कि हमें उनको पर चढ़ के रहना पड़ता है। वो मैं उर्फ़े आम में कहें कि वो मोहब्बत की ज़ुबान और डंडे की ज़ुबान थोड़ा जा फ़र्क होता है। डंडा लगा के रखना पड़ता है जी। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि डंडा लगा कर रखना पड़ता है। होना तो ये चाहिए कि रिक्वेस्ट की है और SOPs दी हैं तो उस पर अल्टीमेटली अमल हो जाना चाहिए। अब हमने आज मिनिस्टर कंप्लेंट सेल जो है उसका बाकायदा आगाज़ किया है। हम इसका नंबर नीचे चला दें? जी बिल्कुल चला दें। और बट साहब उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर मेरे पास 2500 के करीब BHUs हैं, 300 से ज़्यादा RHCs हैं, 250 से ज़्यादा तहसील लेवल अस्पताल हैं, और उसके साथ तकरीबन जो है वो 26 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। तो हमने मरियम नवाज साहबा के विजन को देखते हुए अपने डिपार्टमेंट में, ये पहला डिपार्टमेंट है जिसने खुद एहतसाबी अमल का आगाज़ किया और मिनिस्टर कंप्लेंट सेल का आज इजरा कर दिया है। हमारी हर हेल्थ फैसिलिटी पे ये नंबर लिखा होगा। कोई पेशेंट, कोई आदमी जो डेफिशिएंसी महसूस करे, जो ये देखे कि ये SOPs यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे, जो ये देखे यहाँ दवाई जो है वो नहीं दी जा रही, जो ये देखे कि मुझे दवाई बाहर से लाने को कहा गया है, जो ये महसूस करे कि मुझे गैर ज़रूरी तौर पे यहाँ से जाने का कह दिया गया कि तुम दूसरे अस्पताल चल जाओ, वो मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे जो कि आउटसोर्स किया गया है, जो डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है। डिपार्टमेंट के अंदर होगा तो डिपार्टमेंट का अपनी शिकायत लगने देगा। तो हमने उसको यूफोन के पास आउटसोर्स किया है और वहाँ से जैसे ही वो कंप्लेंट मसूल होगी उस कंप्लेंट को विद इन अ मिनट ट्रांसफ़र किया जाएगा मुतलका फैसिलिटी और ऐसा ही है। और जैसे ही वहाँ पर वो जाएगी 24 से 48 घंटे का वक्त होगा उस अफसर के पास कि उसने उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करके उसका स्टेटस अपडेट करना है कि रिजॉल्व्ड, और ना सिर्फ स्टेटस अपडेट करना है, जब वो अपडेट होगा और रिजॉल्व का स्टेटस आएगा तो उसी मुतलका
जो हमारा आउटसोर्स सिस्टम है, जो कंप्लेंट सेल है, वहाँ से उस कंप्लेनेंट को वेरिफिकेशन के लिए या कॉल जाएगी या SMS जाएगा कि आया वाकई आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है और वो हो जाएगा जी। अच्छा, जब आखिरी बात ये बता दें, ये मेरा सवाल के जो मैंने करने थे उसके आपने पहले ही जवाब दे दिए कि हमने वो कर दिया। बट साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ੋਲਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ सजा दी मैं बट साहब 2 माह से, मैं आज आपको बताऊं, 2 माह से इसको मैं टेस्ट रन पे चला रहा था। आज मैंने इसका इफ्तिताह किया है। उसकी वजह क्या है कि मैं ये महसूस करता था कि जब मैं इस सेल को स्टार्ट कर दूं तो फिर इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का वक्त नहीं होगा। यानी ये नहीं हो सकेगा कि अगर भट्ट साहब ने उस पर शिकायत की है और वो शिकायत के बावजूद को 10 दिन किसी ने पूछा ही नहीं, तो भट्ट साहब शिकायत वाले को भूल जाएंगे तो मैंने चंगियाँ गालां कढ़ेंगे। तो मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। तो हमने 2 महीने उसका टेस्ट रन किया और हमने आज मीडिया से उसके स्टैट्स भी शेयर किए कि कितनी कंप्लेंट्स आई। उसमें 21-22 कंप्लेंट्स अभी भी अनरिजॉल्व हैं और डेफिनेटली वो इसलिए अनरिजॉल्व है कि वो कुछ ऐसी डिमांड से, मतलब किसी ने कहा कि मुझे इस अस्पताल में नई CT स्कैन लगा दें। अब CT स्कैन लगाने के लिए जो करोड़ों रुपए चाहिए तो फिर उसको एक स्कीम के तौर पे बजट में डाला जाएगा, तो वो डेफिनेटली तो मेरा मसला, CM का मसला सिर्फ इतना है कि डॉक्टर साहब को जो दवाई दी जाती है, जो डॉक्टरों की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए। जो दवाई दी जाती है पंजाब के गरीब मजदूर किसान के लिए, अमीर आदमी कहाँ जाता है इन अस्पतालों में? हम उस अस्पताल में तो बेचारा वो लोग बंदे जाते हैं जो यहाँ मजबूरी से जाते हैं, मोबाइल काम कर रही हैं। मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो हमारा मसला ये है कि इन कंप्लेंट सेल्स की मॉनिटरिंग के थ्रू हम उस दवाई को इंश्योर कर दें कि वो एक गरीब आदमी तक पहुंच जाए। हम उस डॉक्टर की हाजिरी को इंश्योर कर दें। दवाइयों वाला जो पहुंचने वाली दवाइयाँ, एक तो आपने वो छापा मारा, बड़ा अच्छा किया आपने, जो दवाइयाँ बेच रहे थे, चलें आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर खुद ही वो कर रहे हैं सारा काम। बट साहब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सब अच्छा नहीं है, दूध और शहद की नहरें बिल्कुल नहीं बह रही, गलतियों की बेपनाह गुंजाइश है। लेकिन जब हम खुद एहतसाबी के अमल का आगाज़ करेंगे और गलतियों को तस्लीम करना सीखेंगे तो हल की तरफ जाएंगे। अगर मैं आपसे यही बहस करता हूँ कि नहीं भट्ट साहब सब ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, आपकी इस जंग में हम आपके साथ। आपको किसी BHU या THQ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आपके साथ वहाँ ठीक सलूक नहीं किया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो काम कर रहे हैं वो ठीक दवाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, तो नीचे कंप्लेंट सेल, जो मिनिस्टर कंप्लेंट सेल है, उसका नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ, वो लगा भी होगा, उस पर कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाएं। ना अमल हो तो फिर सानू कंप्लेंट दर्ज करा दें, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं हाजिर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, थैंक यू सर। बात यहाँ अगर रुकती है कि इसका तदारुक भी हमें खुद ही करना पड़ेगा और उन लोगों को देखना पड़ेगा जो इस बिज़नेस से मुंसलिक हैं, यानी जो इलाज मुआवजे के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हैं, चाहे वो जो लोग भी हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव है, वो उनकी ज़रा सी लापरवाही किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और हमें अपने एंड पे ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जब जाएं हॉस्पिटल्स में तो हम ये कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा अटेंडेंट ना ले जाएं, हम वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी क्रिएट ना करें। हम ऑलरेडी परेशानी में होते हैं, मुझे मालूम है कि ये बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए रुकना, स्पेशली हमारे जब मासूम जो लोग हैं जो छोटे इलाकों से आते हैं उनके लिए बड़ा समझना ही बड़ा मुश्किल होगा, वो अपने प्यारे को छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता ये करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज बेहतर हो सकें, हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी बेहतर हो सके, अच्छे तरीके से वो काम कर सकें, तो हमें उनके साथ ताउन करना बड़ा ज़रूरी होगा। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, तो मिनिस्टर्स कंप्लेंट सेल का ये नंबर है जो चल रहा है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस पर कोई आपको रिस्पॉन्ड ना मिले तो हमारा नंबर तो आपके पास है ही, हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम इनकी बेल खड़का देंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।